नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, घड़ी पर अभी 5:30 बज चुके हैं और इस वक्त हम जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है देश में सरकारी कर्मचारियों को लेकर कि जो उनको पुरानी पेंशन योजना चाहिए, यानी कह रहे हैं वो लोग, कर्मचारी संगठन कह रहे हैं कि नो यूपीएस, नो एनपीएस, ओनली ओपीएस। ओल्ड पेंशन स्कीम की जो मांग है वो पुरजोर होती जा रही है। तमाम सरकारी संगठन जो हैं, जो नई पेंशन योजना है उसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज हम फिर से आपके सामने रूबरू हो रहे हैं और इसी मुद्दे को विस्तार से जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये मामला है क्या। तमाम सरकारी जो संगठन हैं वो अब उनकी क्या रणनीति है इसको लेकर। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंजीत जी नेशनल प्रेसिडेंट है नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। ये प्रेसिडेंट भी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कॉन्फेडरेशन दिल्ली के। सबसे पहले डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल साहब, आपका लोकमत हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर, थैंक यू सो फर्स्ट मच सर। रिएक्शन दीजिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और लोकमत, चूंकि आपका चैनल हमारे हजारों लाखों कर्मचारियों तक इस बात को उठाता है और हमारे व्यूज को भी पहुंचाता है, तो मैं सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आप पुरानी पेंशन के मुद्दे पर लगातार बातचीत करते हैं, आवाज को उठाते हैं। जी, मंजीत जी, जब से जी यूपीएस आया है उसके बाद के घटनाक्रम को हम आपसे समझना चाहेंगे। क्या आप जो जो स्विंग को आप चला रहे हैं, इसका आप नेतृत्व कर रहे हैं, उसकी जी क्या कार्य प्रयोजना है, क्या वे फॉरवर्ड आप लोगों ने किया है, इससे आपको हम अवगत कराना चाह रहे हैं, बताइए। जी जी, देखिए, एक तो हमारी डिमांड यूपीएस, एनपीएस, पीपीएस ये सब नहीं थी। हमारी डिमांड बड़ी सीधी और सरल थी, ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम वाले पैटर्न पर पेंशन की गारंटी, जो जी। कि सेंट्रल गवर्नमेंट में 10 साल की नौकरी पूरी करने के बाद कभी भी कोई कर्मचारी रिटायर होता था तो 50% एश्योर्ड पेंशन उसको डीए के साथ मिलती जी। थी, डियरनेस अलाउंस के साथ। जी। और अलग-अलग स्टेट्स में अलग-अलग टाइम लिमिट थी, जैसे उत्तर प्रदेश में 20 साल थी, पंजाब में 25 साल है, राजस्थान में जी। 28 साल थी, लेकिन उसको अशोक गहलोत जी की सरकार ने उसको घटा करके 25 साल कर दिया। ऐसे जी। छत्तीसगढ़ में 33 साल है, तो अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग साल की सर्विस के बाद 50% की गारंटी थी, तो ये हमारी डिमांड थी। जी। लेकिन अभी सरकार ने जो किया कि अ, एनपीएस को के पैरेलल, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एनपीएस को उन्होंने खत्म कर दिया या ब्रेक कर दिया। एनपीएस एज़ इट इज़ चूँकि चलती रहेगी, उसमें उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया है। उन्होंने ये जी। कहा है कि जो लोग एनपीएस के पैरेलल यूपीएस को ऑप्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एक जी। नई छोटी बहन, उसकी यू एनपीएस की छोटी बहन यूपीएस ले आए हैं वो। और जी। उसमें उन्होंने एक प्रलोभन दिया है एम्प्लॉइज़ को कि जो लोग यूपीएस ऑप्ट करेंगे तो उनको ये जो सरकार का जो कंट्रीब्यूशन था इसमें 14% अब तक चलता आ रहा था, जी। उसको वो बढ़ा करके 18.5% कर देंगे। तो ये जी। एक एक उन्होंने प्रलोभन दिया, बल्कि मैं इसको ये कहूँगा विशाल सर जी। कि सरकार को कहीं न कहीं पता है कि ये जो आंदोलन है पुरानी पेंशन बहाली का, इस आंदोलन में उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक प्रतिभागिता होती है। उसमें जी। सबसे ज़्यादा लोग पहुँचते हैं। चूँकि अकेले उत्तर प्रदेश में तकरीबन-तकरीबन 18-19 लाख एनपीएस सब्सक्राइबर्स हैं, एनपीएस एम्प्लॉइज़ हैं, अकेले उत्तर प्रदेश में। और जी। अगर मैं पूरे पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूँ तो 28-29 लाख तो टोटल केंद्र सरकार में है। तो आप देखिए कि एक तरफ 19 लाख है एक राज्य में और एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टोटल 29 लाख है। तो कितना बड़ा फिगर है। और दूसरी जी। बात है और दिल्ली, हरियाणा। मंजीत बाबू, जब जब यूपीएस को लाया गया था मंजीत बाबू, तो ये कहा भी गया था कि 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को उसका फायदा मिलेगा। यूपीएस ऐसा एग्ज़ैक्ट है वैसा है, मोटा पैसा मिलेगा। और आप जो आंकड़ा दिखा रहे हैं, चूंकि आप ठीक कह रहे हैं कि यूपी जो है हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या के जी, इशू पे भी अगर आप देखिए तो सबसे बड़ा राज्य है। देश को अगर जी, प्रधानमंत्री देना हो तो यूपी की जो है जो लीडरशिप है वो देखने को मिलती है। देश को सबसे ज्यादा जी, सर्वाधिक पीएम भी यूपी से ही मिला है। तो स्वाभाविक है जी, कि यूपी के सरकारी कर्मचारी वर्ग है वो ज्यादा आक्रोशित होंगे। जी। बोलिए, आप अपनी बात को तो आगे। जी, जी। तो ये दरअसल यूपीएस जो लाया, जो जैसे उन्होंने कहा इससे 23 लाख, कहा तो उन्होंने ये है कि इससे 23 लाख
केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। जी, असल में उनका इशारा दूसरी तरफ है। आप ऐसे जी। समझिए, यूपीएस का फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश स्टेट। ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम नहीं है। ये है हुँ, हुँ। उत्तर प्रदेश स्टेट को फोकस किया। यूनिफाइड तो ऑलरेडी एनपीएस था, जी, सबको एक जैसे ट्रीट कर रहा था। जी। ये उन लोगों पर फोकस करती है जिनकी शॉर्ट सर्विसेज हैं। शॉर्ट जी। सर्विसेज का मतलब है जो लोग नौकरियों में आए और 20 साल के आसपास नौकरी करके रिटायर हो रहे हैं, मतलब 40 साल के आसपास नौकरियों में आए। अब हुँ, हुँ। कोई 35 साल के बाद आया, कोई 40 साल के बाद भी आया, तो कुछ लोग जी। रिटायर हो गए और कुछ लोग रिटायरमेंट की कगार पे बैठे हुए हैं। हुँ, दूसरी हुँ। सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश में जी, शुरुआत के जो लोग 2005, 6, 7 में आए, ऐसे लाखों कर्मचारी थे, जिनका 8-10 साल तक एनपीएस डिडक्ट किया ही नहीं गया। जब एम्प्लॉयी का एनपीएस डिडक्ट नहीं किया गया, यानी कि वेतन का 10% हिस्सा, तो हुँ, हुँ, हुँ। सरकार ने अपना भी 14% या 10% उस समय था, वो भी नहीं डाला। तो ठीक ज़ाहिर-सी है। बात है 10 साल उनके नौकरी में निकल गए और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, तो कोई कॉर्पस नहीं हुआ। वो पैसा मार्केट में नहीं गया, मार्केट में नहीं गया तो रेवेन्यू नहीं आया, रेवेन्यू हुँ, नहीं हुँ। आया तो कॉर्पस ऑलमोस्ट ज़ीरो। तो अब ये हुआ क्या कि 10 साल से कट रहा है उनका पैसा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी 2005 में आया यू एनपीएस। हुँ, अब हुँ। मान लीजिए 2015 से कटना शुरू हुआ, तो अभी 15 से अभी 8-9 साल हुआ है मुश्किल से। 8-9 जी। साल में लोगों के पास जो बढ़िया नौकरी में है, मतलब 4200 ग्रेड पे पर, 4600 पर या 4800 ग्रेड पे पर जो लोग हुँ, भर्ती हुँ। हुए, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा 20, 22, 25 लाख रुपए का टोटल कॉर्पस है। हुँ, हुँ। इससे पहले जो लोग रिटायर हो गए, उनके पास कॉर्पस ही नहीं है, 10-15 लाख कॉर्पस है। तो अब क्या है जी, कि एनपीएस में अगर वो रिटायर होते हैं, तो मान जी। लीजिए 25 लाख कॉर्पस है, तो 25 लाख का 60% यानी 15 लाख रुपए उनको इन हैंड दे दिया जाता है। बचा जी। 10 लाख रुपए, 10 लाख हुँ, रुपए पर उनको पेंशन खरीदनी होती है। 10 हुँ, लाख हुँ। रुपए पर पेंशन जो बनेगी वो मोटी-मोटी 4000 से 5000 के बीच में बनती है। जी, अब आप ऐसे समझिए कि अगर वो एनपीएस में रिटायर होता है तो उसको 4 से 5000 रुपए की पेंशन मिलेगी और 15 हुँ, हुँ। लाख रुपए इन हैंड मिलेगा। अब ठीक है। अब ये लोग चूँकि रिटायरमेंट वाले कगार पे बैठे हैं, सबसे ज़्यादा जी, जो ज़रूरत है पेंशन की इन्हीं को है, तो जी। सरकार ने इनको टारगेट किया और इनके हुँ, लिए ले आई यूपीएस कि भैया आप एक काम करो, आप 15-20 साल की नौकरी में रिटायर हो रहे हो, आपके पास कॉर्पस कम है, आप सारा कॉर्पस भूल जाओ। जी। क्योंकि 25 लाख में से मोटा-मोटा 10 लाख कर्मचारी का है और 15 लाख सरकार का है, क्योंकि 10 और 14 का जी, अनुपात है दोनों के कंट्रीब्यूशन में। ठीक है तो सर, ठीक है। क्या होगा कि कर्मचारी ये सोचेगा कि चलो ठीक है, हुँ, मैं अपना 10 लाख का कंट्रीब्यूशन भूल जाता हूँ। उसके एवज़ में सरकार उसको लमसम अमाउंट देगी यूपीएस में, वो लगभग-लगभग 6 महीने की सैलरी होगा। तो ऐसे जी, मान लीजिए जिसका 10 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन है, 6 महीने की जो लमसम अमाउंट बनेगा, वो 5 लाख के जी, आस-पास बन जाएगा। यानी कि जी, 5 लाख उसको सरकार ने वापस दिए, तो केवल उसका 5 लाख गया सरकार के पास। जी, अब ये 5 जी, लाख गया तो उसको ओल्ड पेंशन स्कीम के पैटर्न पे पेंशन मिलेगी, जो कहते हैं कि आखिरी 12 महीने के वेतन का एवरेज निकाल करके उसका 50% 12 जीएनएस महीनों का। अलाउंस के साथ में। तो जी, मोटा-मोटा लास्ट बेसिक सैलरी का हम ऐसे समझे, मोटा-मोटा लास्ट सैलरी का 50%, थोड़ा बहुत जी, 1 आध हज़ार रुपए का डिफरेंस होगा, ज़्यादा अंतर नहीं जी, आएगा उसमें। जी। तो इतना नहीं अब अगर जी। किसी की 20 साल की नौकरी है, तो हुँ, हुँ, 20 हुँ। साल की नौकरी वाले को तकरीबन-तकरीबन 40% पेंशन बनेगी, क्योंकि इन्होंने 25 साल की कैपिंग लगाई है 50% के लिए। तो जी, 25 साल में 50% पेंशन, तो 20 साल में तकरीबन-तकरीबन 40% पेंशन उसको मिलेगी। तो आदमी जी। ये सोचेगा कि मेरा 80,000 रुपए मेरा वेतन है, बेसिक और डीए मिला के, हुँ, हुँ। तो मुझे करीब-करीब 35,000 रुपए, 36,000 रुपए पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। कहाँ जी। मुझे पेंशन मिलती है? एनपीएस में 4,000 और यहाँ हुँ, हुँ। यूपीएस में मुझे मिल जाएगी 35-36,000 रुपए। मिलना जी, चाहिए उसे 40,000 पेंशन, तो यहाँ उसे जी। दिखेगा कि 4-5 हज़ार का अंतर है, उसे बर्दाश्त कर जाएगा। तो हुँ, हुँ। इस तरह से इस आंदोलन को एक तरीके से कह जी, लीजिए कि इस आंदोलन को थोड़ा-सा मतलब जो है एक तरीके से सैचुरेशन से ले जाकर के बल्कि इसको थोड़ा-सा डाइल्यूट करने की कोशिश। जितना जी, कंसंट्रेशन है इसका उसको थोड़ा-सा डाइल्यूट कर देंगे तो जी, इन लोगों जी, की संख्या आंदोलन में थोड़ी कम हो सकती है। तो ये इनका जी, टारगेट है, ये वर्ग जी, टारगेट है। ये हरियाणा में ऐसे कर्मचारी आपको मिलेंगे, उत्तर प्रदेश में मिलेंगे, मध्य प्रदेश में मिलेंगे, राजस्थान में मिलेंगे, छत्तीसगढ़ में मिलेंगे, उत्तराखंड में मिलेंगे, जिनकी नौकरी थोड़ी शॉर्ट है। मतलब ओके। 25 साल के अंदर-अंदर रिटायरमेंट है।
तो ये अच्छा, उन ठीक। पर टारगेट है। मैं फिर कहूँगा कि कोई भी जी, आदमी जो 25 साल से 30 साल से ऊपर की नौकरी करेगा, जी, यूपीएस उसके लिए तो घोर अन्यायकारी है। क्योंकि जी। 25-30 साल में कॉर्पस एक अच्छा खासा हो जाएगा, उसका पिछले 25 साल का कॉर्पस अगर सरकार ले लेगी तो उसके पास बचेगा क्या? उनके लिए हुँ, तो हुँ। ठीक है जिनका कटा ही नहीं पैसा, कुछ पेंशन जी, मिल जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ओपीएस जैसी मिल जाएगी, लेकिन हाँ, इक्विवेलेंट टू मतलब जहाँ ₹100 मिलते हैं ओपीएस में, वहाँ इसमें ₹80 मिल जाएँगे, ये है। तो कहीं न कहीं ये मंजीत आंदोलन को कमज़ोर करने की साजिश भी है। जी, मंजीत बाबू, आगे भी हम इस चर्चा को आगे लिए चलेंगे, लेकिन इस बीच जो कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा हूँ, बाढ़ आई हुई है। लोग कह रहे हैं ओपीएस, ओनली ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस। एक सवाल भी है, कुछ-कुछ सवाल जो आते रहते हैं, उन सवालों को भी हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि आपसे जब हमारी चर्चा हुई थी, तो आप बहुत अच्छे तरीके से पेंशन कैलकुलेटर के रूप में काम करते हुए नज़र आए। आपने बहुत जी, अच्छे से बारीकी से बताया था कि ऐसे करिएगा जी, तो इतना आएगा, इतना आएगा। तो जी, संतोष कुमार बेहरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष कुमार बेहरा जी जी। का सवाल है कि पे हाँ। मैट्रिक्स को भी चेंज करना चाहिए। हुँ, लेवल 1 की हुँ। जॉब के लिए भी मास्टर डिग्री करो और लेवल 10 के लिए भी मास्टर डिग्री 2। इतना डिफरेंट सैलरी मिला और हाउस रेंट और लोन और स्कूल फीस और ट्यूशन बिल्कुल। फीस वाला मामला अलग है। ये मामला क्या जी। है? पहले मान लीजिए इसको विस्तार से समझाइएगा क्योंकि मान लीजिए ये प्रॉब्लम किसी और को आ रही हो और वो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। तो वो कैसे जी, जी, समझें जी। मंजीत जी? जी, विशाल सर, पहली बात तो जो बेहरा साहब का सवाल है, मैं उसपे जी, कहूँगा कि चाहे एनपीएस हो, चाहे ओपीएस हो, चाहे यूपीएस हो, पेंशन स्कीम केवल पेंशन सिस्टम को रिफ़ॉर्म करती है या रिप्लेस करती है। इसमें इसमें आप ग्रेच्युटी की बात नहीं कर सकते क्योंकि ग्रेच्युटी ऑलरेडी गिवन है, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो 25 लाख की ग्रेच्युटी है, उसमें हुँ, कोई चेंज नहीं है। लीव एनकैशमेंट पर जी, कोई चेंज नहीं है, जो आपका जो बीमा होता है उसमें कोई चेंज नहीं है या इसके अलावा कुछ एक भत्ते होते हैं अलग-अलग राज्यों में, उनसे कोई इसका लेना-देना नहीं है, केवल पेंशन सिस्टम की बात करता है कि रिटायरमेंट पर कितनी पेंशन, वीआरएस पर कितनी पेंशन। जी, कंट्रीब्यूटरी इसलिए क्योंकि थोड़ा कंट्रीब्यूशन आपका भी 10% जाता है। तो जो जी, भैया का जो सवाल है कि जी, तो उसमें उसमें उस तरफ जाने का कोई मतलब नहीं है, जो उन्होंने एक बात कही कि पे जी, मैट्रिक्स वाली बात, वो बहुत जी, इम्पोर्टेंट है। हुँ, जैसे मिनिमम जो पेंशन होती है, जैसे जी, किसी की नौकरी मान लीजिए 10-12 साल करके आदमी रिटायर हो गया, तो हुँ, लास्ट बेसिक सैलरी के अनुपात में जिसको हम मतलब आनुपातिक पेंशन कहते हैं, क्योंकि 25 साल में फुल पेंशन या 20 साल में फुल हुँ, पेंशन, 10 साल की जो जी, सर्विस होती है वो क्वालिफाइंग सर्विस होती है। अगर 10 साल की सर्विस करने से पहले ही कोई आदमी रिटायर हो गया, तो उसे ओपीएस में 0 पेंशन मिलेगी, मतलब कोई पेंशन नहीं मिलेगी। एनपीएस में कॉर्पस के अनुसार पेंशन है तो भले ही ₹1 मिले, 0 नहीं हो हुँ, सकती। तो जो मिनिमम पेंशन का जो कॉन्सेप्ट होता है, वो पे मैट्रिक्स के पहले लेवल का, पहला जी, लेवल हमारा जो बेसिक सैलरी है वो ₹18,000 है। तो 18,000 का मतलब उसका 50% यानी ₹9,000 पहली जी, मिनिमम पेंशन बनती है आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर वीआरएस, आफ्टर 56 जे। 56 जे मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि सरकार भी कभी-कभी जबरदस्ती 50 साल की जो उम्र के हो गए हैं, अक्षम घोषित करके उनको जबरिया रिटायरमेंट अनिवार्य जिसको हुँ, सेवानिवृत्ति हुँ, कहते हुँ, हैं, वो भी कर देती है। ये तो परफ़ॉर्म किसी नहीं की कर भी रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो किसी की भी हुँ, पेंशन ₹9,000 प्लस डियरनेस अलाउंस से कम नहीं हो सकती। हालाँकि इसको रिवाइज़ नहीं किया इन्होंने। इसको हुँ, अगर रिवाइज़ अगर इस पैटर्न पर ये देते तो यहाँ भी 10,000 के बदले 9,000 प्लस डीए ही कहते, लेकिन यहाँ इन्होंने ये कहा है कि जी, 10,000 प्लस डियरनेस अलाउंस यानी आज डीए 50% चल रहा है तो मोटा-मोटा किसी की भी पेंशन ₹15,000 से कम नहीं हो सकती, भले उसकी 1,500 पेंशन आ रही हो, अगर वो यूपीएस में जाएगा तो उसको ₹15,000 की पेंशन मिलेगी। तो जी, ये है, इसमें क्या है कि अभी जो आज का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है या जी, महँगाई दर कह लीजिए, तो या जी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से आज का जो इकोनॉमिक डेटा है, उसके जी, हिसाब से मेरा ये मानना है कि किसी भी आदमी की पेंशन ₹21,000 से कम नहीं होनी चाहिए। जी। ₹21,000 ये आपका मिनिमम कहना है उससे मंजीत कम जी, जी, ये जी, आपका जी, कहना जी। है। ये किस जी, आधार पर बिल्कुल। आप कह रहे हैं इसको भी हाँ, समझाइएगा? मैं बिल्कुल कहता हूँ आप इसमें क्योंकि जब सरकार ने पे मैट्रिक्स लॉन्च की थी, तो उसमें ₹21,000 तो उस समय मिनिमम जो पहले लेवल की जो पे बताई गई थी, वो रिकमेंडेशन ₹21,000 थी, लेकिन दिया ₹18,000 गया था। तो मैं इस हुँ, बिहाफ़ पे कह रहा हूँ कि ₹21,000 मिनिमम जो पे होती है, ₹21,000 का आधा आप कर लीजिए तो हो गया करीब-करीब ₹10,500 और 50% डीए यानी
वही करीब-करीब कितना हो गया 21 का 50% ये लगा लीजिए, ₹10,500 जी, तो साढ़े वही 10। करीब-करीब हाँ, तो 20-21 हज़ार रुपए आपको तनख्वाह बैठेगी जाकर के पेंशन के हुँ, रूप में। जी। अमनजीत ये जी होनी अ, चाहिए लेकिन इन्होंने 6,000 रुपए इसमें जी, भी बचा लिए। मैं तो कहूँगा 6,000 रुपए की इन्होंने मतलब जो है कटौती कर जेब दी, काट ली हमारी। जेब काट ली है। जी। जी, अमरदीप कौर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इनका जी, कहना है कि वी वांट बैक एम्प्लॉयी शेयर इन यूपीएस लाइक जीपीएफ इन ओपीएस। ये क्या एग्ज़ैक्टली। मामला है? देखिए पहले क्या था कि जो जीपीएफ में एक मिनिमम डिडक्शन होता था फंड के लिए। जीपीएफ का पेंशन से कोई वास्ता नहीं था। पेंशन सिस्टम अलग है, जीपीएफ एक बचत समझ लीजिए कि बचत सुविधा है। जीपीएफ जी, का मतलब जनरल प्रोविडेंट फंड। सरकार ने ये कहा कि आप जब आप रिटायर होगे, तो आपके पास कुछ एकमुश्त पैसा होना चाहिए। तो उसने ठीक कहा है। कि मिनिमम 7% आपको कटवाना पड़ेगा और मैक्सिमम आप बेसिक सैलरी तक कटवा सकते हैं। ये ठीक सरकार ने है। कहा था, ये नियम है जीपीएफ का। तो जी। मिनिमम जब और जीपीएफ सैलरी का सर 7 मंजीत जी ये जीपीएफ ओल्ड पेंशन स्कीम में ही थे जो 2004 से पहले वाला था? मतलब जो 1972 जो सीसीएस एक्ट है, उसका जो पेंशन रूल्स है, उसमें जीपीएफ की देखिए पेंशन रूल ठीक है। अलग है, अच्छा, जीपीएफ एक्ट अलग है। अच्छा। ग्रेच्युटी एक्ट अलग है, बीमा एक्ट हुँ, अलग है, ये सारे एक्ट अलग हैं जो सरकारी कर्मचारियों के 1972 सीसीएस रूल्स में आते हैं। सीसीएस अच्छा। रूल्स एक बड़ा बायलॉज़ है, उसके अंदर छोटे-छोटे पन्ने हैं, छोटे-छोटे मतलब अध्याय कह लीजिए, चैप्टर कह जी, लीजिए। जी, उसमें जी, बीमा का जी। चैप्टर अलग है, पेंशन का जी, चैप्टर अलग है, विकलांग पेंशन का चैप्टर अलग है और जी। वीआरएस का चैप्टर अलग है। इस तरह से उसमें जैसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल चैप्टर में हैं। कैसे आर्टिकल है मंजीत जी, जी और बिल्कुल, उस आर्टिकल बिल्कुल, सब बिल्कुल, आर्टिकल वैसे ही। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जी, इस तरह से है। कई बार लोग उसको ओपीएस में ही ग्रेच्युटी भी शामिल कर देते हैं, ओपीएस में ही मेडिकल फैसिलिटी, जबकि मेडिकल फैसिलिटी का रूल अलग है। अलग-अलग राज्यों में मेडिकल अलग-अलग फैसिलिटी, कोई राज्य देता है, कोई राज्य नहीं देता है। जैसे उत्तर प्रदेश में बेसिक के जो अध्यापक हैं, उनको मेडिकल का बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन राज्य कर्मचारी हुँ, जो हैं, उनको मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जी, में क्या है रिटायरमेंट के बाद 5 लाख रुपए जमा करने पड़ते हैं कर्मचारी को, फिर उसको मतलब जो है उसको मेडिकल जो फैसिलिटी है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है जी, उसके बाद। उसके जो जी, अलाइन्ड हॉस्पिटल्स हैं उनमें उसको कोई पैसा नहीं देना पड़ता, विथआउट जी, पेमेंट उनका फ्री ऑफ जी, मतलब कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है। तो इस तरीके जी, से होता है, तो जी, जो इनका जो सवाल है कि जी, एनपीएस का जो पैसा है हमें जीपीएफ की तरह मिलना चाहिए। ये बात मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा है। भारत सरकार के वित्त जी, मंत्रालय ने मुझे 3 बार बुलाया है। 3 बार मैंने हुँ, जाकर के यही बात रखी है कि वहाँ आप 7% काटते काटते थे, यहाँ आप 10% काटते हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। वहाँ जी, आप गारंटी देते थे ब्याज की 7.1% की गारंटी थी, यहाँ गारंटी नहीं है, भले ही वो अप एंड डाउन करता है, कभी ज़्यादा भी मिलता है, कभी कम भी मिलता है। हमने उनसे ये जी, कहा है कि हमारे वाले हिस्से पर जीपीएफ वाले ब्याज के बराबर ब्याज की गारंटी दी जाए और जब चाहे जी, हम अपना वाला पैसा निकाल लें, जितना चाहें हुँ, निकाल लें, जितना कटवाना ज़्यादा चाहें 10% से वो ज़्यादा कटवा सकें। तो रिटायरमेंट पे पैसा हमें वापस कर दीजिए, 60-40 का कोई जी, मैटर ही ना बचे। हमारा पैसा जी, हमको वापस मिल जाना चाहिए, बीआरएस के केस में भी, 56 जे जिसमें जबरिया रिटायरमेंट करते हैं उसमें भी और जी, रिटायरमेंट पर भी, सुपरएनुएशन जी। पर भी। मंजीत बाबू जब यूपीएस लाया गया था उस समय एक वीडियो आया कि प्रधानमंत्री मोदी को दिखाया गया कि उन्होंने सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक की। तमाम जी, लोग थे जितने भी सरकारी संगठन कहा जाए उनके उन्होंने उनके साथ बैठक की, बात विचार हुआ, डिस्कस, डिबेट एंड देन डिसाइड किया गया कि नहीं भाई ये चीज़ सही है और फिर यूपीएस लाया गया। तो फिर आप लोग की सहभागिता कैसे नहीं हुई सर? देखिए देखिए एक तो बात ये है कि ये चूँकि राष्ट्रीय मुद्दा है विशाल सर जी, और जी, भारत सरकार जैसे जैसे मान लीजिए अगर आप किसी राज्य के कर्मचारी हैं, जी, आपकी कोई समस्या है, तो राज्य सरकार का मुखिया उसकी मैक्सिमम पावर है। वो जी, रिज़ॉल्व कर सकता है उसको। ठीक है, ऐसे ही ठीक है। अगर कोई मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का है, हुँ, हुँ, कोई मुद्दा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ से जुड़ा हुआ है, तो भारत सरकार हुँ, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के एक फोरम है, जो हुँ, 1968 से बनाया गया सरकारी फोरम है। हुँ, सरकारी हुँ, फोरम वो इस तरह से बना है कि भारत सरकार के जितने भी विभाग हैं, उन जी, विभागों में यूनियनें होती हैं। जो भी यूनियन 35% मेंबरशिप हासिल करती है चुनाव से, वो जी, जेसीएम के मेंबर बनते हैं। हर विभाग जी, के प्रतिनिधि तय हैं, जैसे पोस्टल का 1 रहेगा, सीपीडब्ल्यूडी का 1 रहेगा, रेलवे जी, के 12 रहेंगे, ऐसे करके सभी विभागों के प्रतिनिधि पहले से तय हैं और उतने प्रतिनिधि तकरीबन-तकरीबन 80 प्रतिनिधि होते हैं जाकर के कुल, सभी ठीक है। 72 सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से।
ठीक है, उनमें से फिर 12 चुने जाते हैं, उनका चुनाव होता है। वो 12 ठीक बनते है, हैं जेसीएम के स्टाफ साइड, जिन्हें हम ओके, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर कहते हैं। तो भारत ठीक और है, उसमें साथ-साथ एक पक्ष होता है सरकार का, उसमें सेक्रेटरीज होते हैं भारत सरकार के, और इन दोनों ठीक को है, मिलाकर के कहते हैं जेसीएम जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, यानी सरकार का जी, पक्ष और कर्मचारियों का पक्ष। इनकी ठीक है, अध्यक्षता करता है कैबिनेट सेक्रेटरी या फिर फाइनेंस सेक्रेटरी या फिर फाइनेंस मिनिस्टर, ये उनकी अध्यक्षता ओके, करते हैं। जब भी ओके, कोई मुद्दा होता है, अब भारत सरकार किसी राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए तो कानून नहीं बना सकती। राज्य जी, सरकार के कर्मचारियों के लिए कानून बनाना है तो राज्य सरकार ही बनाएगी। तो जी, केंद्र जी, सरकार वो अब स्टेट चूँकि सब्जेक्ट है। आप जो कहना चाह रहे हैं कि स्टेट वो स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट सब्जेक्ट बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक, ठीक, तो ठीक है, क्या है कि जब जब सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स ने एक जॉइंट फोरम हुँ, फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम बनाया, उसमें ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के तकरीबन-तकरीबन सभी यूनियनें शामिल हुई। तो हुँ, सरकार को ये मैसेज गया कि ये समस्या केवल राज्यों के कर्मचारियों की नहीं है, बल्कि हुँ, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की भी है, तो उन्होंने एक कमेटी बना दी 6 अप्रैल 2023 को। ओके, ये मैटर है। तो वो जब भी जी, बात करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के उस फोरम से करेंगे। अब ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम उस फोरम के मेंबर नहीं हैं, क्योंकि उसमें इलेक्शन होगा, मेंबरशिप होगी, तब हम वहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन फिर जी, भी चूँकि ये लोकतंत्र है, भारत जी, सरकार मतलब एक लोकतंत्र के ऊपर काम करती है और दुनिया का सबसे बड़ा हुँ, लोकतंत्र है। तो हुँ, हुँ, सरकार को जेसीएम का चूँकि मतलब लंबे समय से, बीसों साल से जेसीएम को रिस्ट्रक्चर नहीं किया गया। तो सरकार से ओके, हमारी ये दरख्वास्त भी थी कि एट जी, लीस्ट इस मुद्दे पर जिन लोगों ने मूवमेंट चलाया है, उनके प्रतिनिधियों को भी कम से कम बुलाया जाए राष्ट्रीय स्तर के। ऐसा पॉसिबल जी, नहीं है खैर कि मतलब जो है हर स्टेट के लीडर को बुला लिया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट तो ऐसा खैर कभी नहीं करेगी क्योंकि अगर एक को बुलाएगी तो उसे सबको बुलाना पड़ेगा। लेकिन जी, जो जी, राष्ट्रीय स्तर पर जो फोरम है, बड़े फोरम हैं, कम से कम उनके प्रतिनिधियों को बुलाना चाहिए। अब अनफॉर्च्यूनेटली एक और हुँ, दिक्कत आ गई कि जो जी, राष्ट्रीय स्तर के जो फोरम हैं, जो भी मूवमेंट जी, चला रहे हैं, उनके प्रतिनिधि स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयी हैं। तो ये भी एक चैलेंज है सरकार के लिए कि अगर सरकार उनको बुलाती है, तो फिर बाकी जितने प्रतिनिधि हैं, उनको भी बुलाने का धर्म संकट है। तो कहीं न जी, कहीं मुझे लगता है कि इसलिए नहीं बुलाया, मुझे भी नहीं बुलाया उस फोरम में। हालाँकि 3 हुँ, बार मुझे बुलाया, लेकिन उस फोरम से अलग बुलाया। वहाँ हमने जी, अपने अपने व्यूज़ दिए, अपने सजेशंस दिए, लेकिन उस हुँ। फोरम में बुलाते तो शायद कुछ और बात हो पाती। जी, जी। मंजीत जी ये इसके बाद एक नया प्रश्न मेरे मन में उठता है कि जिन लोगों को भी बुलाया, क्या उनको ये मालूम नहीं था कि ये विसंगतियाँ हैं नई पेंशन स्कीम में? इसका अगर सबको ये आया तो वो जो है सरकारी कर्मचारियों का उतना हित नहीं कर पाएगा जितना होना चाहिए? देखिए, ऐसा तो मैं नहीं मानता कि उनको पता नहीं है, सब पता है क्योंकि एनपीएस को आए हुए आज 20 साल हो चुके हैं। 20 साल, 6 जी। महीने, 7 महीने हो गए। तो हुँ, ऐसा हुँ। नहीं है, भारत सरकार ने इसमें 1 अप्रैल 2019 को पहला बदलाव किया, 30 मार्च 2021 को दूसरा बदलाव किया, उसके बाद भी कुछ छोटे-छोटे बदलाव किए, जो फंड से रिलेटेड नहीं थे, लेकिन बदलाव कर रही है। यूपीएस भी कहीं न कहीं पूरे देश के कर्मचारियों की चूँकि माँग है ओपीएस की, तो वो भी एक उसी माँग के आधार पर एक बदलाव है। और हर जी, आदमी को पता है, हमें समझना ये होगा कि जी, हूबहू ओपीएस का मतलब क्या है? ठीक है। अब यहाँ पर जब एक बात आती है जैसे जैसे विपक्ष हर जगह सपोर्ट तो करता है। हुँ, जब हुँ। जब भीड़ होती है, जब आंदोलन होता है तो विपक्ष वहाँ पहुँचता है, कहता है कि सरकार को ओपीएस बहाल करनी चाहिए, ओपीएस बहाल करनी चाहिए। लेकिन जी, अभी अगर मैं दिल्ली में एक रैली की बात करूँ, लाखों लोग दिल्ली में इकट्ठे हुए रामलीला मैदान में, लाखों लोग। जी, वो पुरानी जी। पेंशन बहाली के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है विशाल सर कि जी, पब्लिक बोलिए ना। हमारी क्या होती है ना सेंसिटाइज़ होती है। मतलब ठीक है, जज़्बातों से कह रही होती है, वो जज़्बात से मूवमेंट करती है। ठीक तो है। लाखों लोग जब रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए, तो जी, उस मंच पर तकरीबन-तकरीबन पूरा विपक्ष मौजूद था और जी, सबने पुरानी पेंशन बहाली के फ़ेवर में अपनी आवाज़ उठाई, कर्मचारियों की आवाज़ में आवाज़ मिलाई। लेकिन जी, 2 महीने बाद विशाल सर केवल जी, 2 महीने बाद चुनाव की आचार संहिता जी, लग गई और उसी जी, विपक्ष ने अपने मैनिफेस्टो में इसको नहीं रखा ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे को। यहाँ तक कि उसने 25 गारंटी रखी और उन जी, 25 गारंटियों में ओपीएस का मुद्दा नहीं रखा। तो आप ज़रा जी, समझिए कि वो हमें बरगला रहे हैं या अंदर से वाक़ई जबकि जबकि कर्मचारी नेताओं जी, ने उस विपक्षी जी, दल जी, के पास जा कर के गुहार की, जगह-जगह उनसे मिले, तो भी हुँ, और ये भी कहा कि सप्लीमेंट्री मैनिफेस्टो में आएगा।
लोग जी, सप्लीमेंट्री मैनिफेस्टो का इंतजार करने लगे, उसमें भी नहीं आया। हुँ, फिर भी कर्मचारियों ने वोट फॉर ओपीएस चलाया। आप रिजल्ट आपको ठीक है। पता है, सारा पता है। सरकार जी, जैसे भी बनी, सरकार को ये दिख रहा है कि कर्मचारियों के पोस्टल बैलेट ने वर्तमान सरकार जी, को अच्छी तरह से नुकसान पहुँचाया है। इसमें भी कोई कसर जी, नहीं, कोई शक जी, नहीं। जी, जी, लेकिन मुद्दा ये है कि वादा कहाँ गया, 25 गारंटियों में भी नहीं रहा। हुँ, वर्तमान दल अगर नहीं झुका तो जो और मैं आपको एक खास बात बताऊँ, प्लीज़ जिस बताइए। दिन मैनिफेस्टो जारी हुआ, उस दिन जी, विपक्षी दल की सबसे बड़ी बैठक थी, पत्रकार वार्ता थी, प्रेस वार्ता थी, ठीक है। 25 गारंटी के ऊपर। तो लखनऊ से एक पत्रकार हैं मौसमी सिंह जी, आज जी, तक की। उन्होंने ये सवाल उठाया कि आप पुरानी पेंशन बहाली का सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन आपके मैनिफेस्टो से ये गायब है। तो उस जी, प्रेस वार्ता में राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और पी चिदम्बरम जी, साहब जैसे जी, बड़े-बड़े कांग्रेस के जो सबसे बड़े, भाई जी, राष्ट्रीय दल एक ही है, विपक्ष में जी, कांग्रेस है, सबसे बड़ा। हुँ, हुँ, वो सारे लोग हुँ, बैठे थे, तो पी चिदम्बरम साहब ने जिस तरह से उसको एक्सप्लेन किया, उससे ये उन्होंने प्रूव किया, वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट हैज़ कम ऑन राइट पॉइंट जी, और some amendment have taken place in हुँ, between 4 and 5 months। तो उनका जी, ये कहना था जी, कि 4-5 महीनों में कुछ बदलाव भी अच्छे हुए हैं और गवर्नमेंट अभी राइट पाथ पर है और हम सत्ता में जी, आएँगे तो देखेंगे कि क्या और बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जी, मैनिफेस्टो में उसको डाला नहीं, इतने बड़े जी, मुद्दे को नहीं डाला, तो इसका मतलब कहीं न कहीं है कि वो भी हूबहू ओपीएस से बचना चाहते हैं। जी, जी। मंजीत बाबू, चीज़ से बचना अभी चाहते आपने हैं। बताया कि पी चिदम्बरम जी को लेकर आपने एक कमेंट किया। मैं आपको जी, बताना चाह रहा हूँ कि अमर उजाला के पेज नंबर 9 पर जी। पी चिदम्बरम साहब का लेख है कि पेंशन अच्छा, पर, जिसमें उन्होंने फिर अंतिम पैराग्राफ में कहा है कि फिलहाल जी। यूपीएस को हाथ से जाने देना नहीं चाहिए। जी, आपको जी, याद जी। होगा कि पिछले साल लाखों लोग ओपीएस की मांग को लेकर रामलीला मैदान में जमा हुए थे। उसके जी, मंच पर लगभग पूरा विपक्ष मौजूद था, जो ओपीएस के जी, समर्थन में आया था। लेकिन जी। उसी विपक्ष ने अगले महीने अपने मैनिफेस्टो में एनपीएस खत्म करके और ओपीएस बहाल करने के मुद्दे को शामिल नहीं किया, जबकि 25 गारंटी थी उनके जी, मैनिफेस्टो में। इसके लिए कुछ जी, संगठनों ने काफी कोशिशें भी की, कई बड़े नेताओं से जी, भी मिले, यहाँ तक कि एक प्रेस जी, वार्ता में भी ये सवाल उठाया गया। वहां भी जी, चिदम्बरम साहब ने इस पर सरकार के लगभग फेवर में जवाब दिया था। मतलब समझिए कि राष्ट्रीय पार्टियां अभी भी एनपीएस यूपीएस पर चुप हैं, लेकिन पब्लिकली जी, हमारे फेवर में चिल्लाती हैं और लिखती हैं, लिखने में भी बचती है। मतलब लिखित जी, में ये मुद्दा 25 मुद्दों में भी नहीं है। ये आपने जी, लिखा है मंजीत बाबू, जी, जिसको जी, आप मैंने इससे हम ट्विटर समझना चाहेंगे। जी, जी, मंजीत बाबू, इसलिए जी, आपसे समझना मैं चाहेंगे। लेख को जी, आप पूरी अच्छी तरह से डिकोड कीजिए। पी चिदम्बरम साहब हमारे देश के पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके थे। उनको तो बड़ी अच्छे से भली-भांति पता होगा कि ये मुद्दा क्या है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल सर। मैं यहाँ पर इसी चीज़ को कोट भी करना चाहता था कि हुँ, ओपीएस का आंदोलन अपने पूरे शबाब पर है, चरम पर है। हुँ, मतलब इतिहास में इतना बड़ा कर्मचारियों का आंदोलन कभी नहीं हुआ है। कम से कम जब से मैं देख रहा हूँ 80 के दशक से, तब से तो नहीं हुआ है। इतना बड़ा पे कमीशन में भी इतनी बड़ी कभी लड़ाई नहीं लड़ी गई। इतना बड़ा हुँ, आंदोलन, लेकिन बावजूद उसके कि विपक्ष जिसको बिना माँगे वोट मिल रहे हैं, वोट जी, फॉर ओपीएस बिना माँगे मिल रहे हैं। हर जगह चाहे वो हुँ, हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हर जगह मिल रहे हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ, कांग्रेस का जी, और सपा का। वहाँ भी जी, उनको पूरा इसका बेनिफिट मिला और सरकार को पता भी है। लेकिन फिर भी क्षेत्रीय दलों की मैं बात नहीं करता। अब मैं जी, बात करता हूँ आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? इसको समझने की ज़रूरत है कि हुँ, अब लोग कहते हैं कि कोई संशोधन नहीं चाहिए। वॉल पर गालियाँ लिखते हैं कि संशोधन नहीं चाहिए। अरे संशोधन तो भारत के संविधान में भी 127 संशोधन हो गए थे जब मैं तैयारी करता था। जी। जब-जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो चाहे उसे आप संशोधन कह लो, अमेंडमेंट कह लो, बदलाव तो कुदरत का नियम है, तो बदलाव तो संविधान होंगे। को भी मंजीत बाबू 400 से अधिक बार संशोधित किया जा चुका है। मैं यही तो कह रहा हूँ 127 बार तो हम जब पढ़ाई करते थे, तैयारी करते थे, तब हमने पढ़ा था कि 127 बार संशोधित किया गया। तो ये जो हुँ, जो पब्लिक के सेंटिमेंट्स के साथ जो ये खिलवाड़ हो गया ना, ये भी एक हुँ, खतरनाक चीज़ है। हम अंधे हो जाएँ किसी चीज़ के लिए, बजाए जो ट्रैक सही नहीं है, अगर वो ट्रैक ही गलत हो गया, तो हमारी वो भी चीज़ हाथ से चली जाएगी जो हमें कल मिल सकती थी। अभी मैं कई बार बोला लोगों से, मेरे पास फ़ोन आता है, कल एक नीलोत्पल जी को मैं कोट करूँगा, उनके पिताजी हुँ, उत्तर प्रदेश में 18 साल की नौकरी के बाद अभी 3 महीने पहले रिटायर हो गए। 18 जी, साल की नौकरी थी उन्होंने एनपीएस में 1 पैसा नहीं कटवाया। उन्होंने बताया कि उनके पिताजी बहुत सैड रहते हैं।
क्यों? क्योंकि हुँ, उनको पैसे उनके बच्चे देते हैं, उनके पास पेंशन नहीं आ रही है एनपीएस में। हुँ, अब उनको 4 महीने हो चुके हैं रिटायर हुए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भैया हम यूपीएस में क्या जाएँ या ना जाएँ? तो मैंने उनको हुँ, समझाया कि देखिए, खाली पेट से बेहतर होता है कि पहले कुछ हमें मिल जाए, हमारा पेट भरे, फिर हुँ, अगली हम लड़ाई लड़ेंगे। तो यूपीएस में जी, क्या है 18 साल की हमने उनकी नौकरी में जो पेंशन कैलकुलेट की, वो जी, तकरीबन-तकरीबन 38% बैठती है सर, ठीक है, 38%। तो ओके, उन्हें ओके, अगर वो यूपीएस को ऑप्ट करेंगे, तो उन्हें 38% पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। ओके, और 18 साल का जो पैसा है, उनका वाला हिस्सा जो 10% कटा, वो उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। उसके बदले में हुँ, लमसम 6 महीने की सैलरी मिल जाएगी। इसका मतलब मोटा-मोटा जितना भी पैसा उनको सरेंडर करना पड़ेगा, उसका कम से कम 1/3 से 1/2 हिस्सा उनको वापस मिल जाएगा। मतलब अगर उनको 10 जी, लाख रुपए दे करके 38% पेंशन मिल रही है, तो 10 लाख रुपए भी में से 4 लाख, 5 लाख बच भी जाएँगे और जी, 38% पेंशन मिल जाएगी। तो मैंने उनसे कहा, "अभी आप फिलहाल जैसे ही ये आ जाए, आप यूपीएस ले लो, लेकिन हमारी लड़ाई में हमारे साथ खड़े रहो। हम किसी जी, ऐसे व्यक्ति के साथ जो आज रिटायर हो रहा है, वो 4 साल में हम ये जंग जीतेंगे, 10 साल हमें आंदोलन करते हो गए। हम फिर जी, कह रहे हैं हम यूपीएस लिए बिना रुकेंगे नहीं, लेकिन पहले जितना मिल जाएगा उतना हम लेंगे। क्योंकि जी, हमारे साथी हैं जो कल रिटायर हो चुके हैं और कल हो सकता है कुछ साथी रिटायर हों। तो उनके हुँ, साथ भी अन्याय ना हो, उनको भी कुछ मिलता रहे, ये भी हमें देखने का ज़िम्मेदारी हमारे ही ऊपर है, ये किसी और के ऊपर नहीं है। तो हम जी, उनको बरगला नहीं सकते। तो जी, अब मैं जो कह रहा था कि मैनिफेस्टो में डाल क्यों नहीं रहे हैं? मुझे ऐसा जी, लगता है कि वो ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं कि कहीं कोई ऐसी वो गारंटी दे दें जिसको वो पूरा ना कर पाएँ। तो जी, शायद इस चीज़ जी, से बचना चाहते हैं। जी, उसकी एक वजह आपको समझाता हूँ सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, हुँ, जितने भी जो दर्शक देख रहे हैं, उनसे भी जी, मेरी एक दरख्वास्त है कि पहले शांत मन से केवल समझने की जी, कोशिश करना। जी, आज जी, 90-91 लाख कर्मचारी है एनपीएस में। जी, जी, हर महीने उसकी जेब से 10% सैलरी कट करके जमा होती है। उसके जी, एवज़ में सरकारें 14% डालती है, यानी 91 लाख कर्मचारियों की 24% सैलरी, जी, तकरीबन-तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए। जी, ये 3 कंपनियों में जाती है एलआईसी, यूटीआई और एसबीआई। जी, तीनों भारत सरकार की कंपनियाँ हैं और तीनों में हुँ, यही पेंशन लागू है जो हमारे पास है, तीनों में जी, यही चलती है। अब अगर हुँ, हुँ, एकदम से स्क्रैप किया गया, तो ज़ाहिर-सी बात है कल से इनको ये पैसा मिलना बंद हो जाएगा, आना बंद हो एग्ज़ैक्टली, जाएगा। इक्स जी, इसका मतलब ये हुआ कि इनकी मार्केट कल से बंद हो जाएगी। अच्छा, इनकी अच्छा, मार्केट बंद हो जाएगी। हाँ, देखिए सरकार तो कह हुँ, सकती है ना, सरकार के पास बहुत सारे हुँ, रास्ते हैं। अभी जी, 1 साल पहले एलआईसी की 1/3 हिस्सेदारी भारत सरकार ने बेची थी। ये ठीक कह है, कर के कि हम इनको नहीं चला पा रहे हैं, ये घाटे में चल रही हैं। 2 ठीक है, साल पहले 2020-21 के आसपास इडबी है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी हुँ, 60,000 करोड़ की 60,000 करोड़ की हिस्सेदारी भारत सरकार ने निजी क्षेत्र में बेच दी थी। ओके, नहीं ओके, चला पा रहे हैं। अभी तकरीबन ओके, 15-20 बैंकों को आपस में मर्ज किया है, अभी पिछले 2-3 ओके, साल में, क्योंकि जी, बैंक सेक्टर घाटे में चल रहे हैं। हुँ, अब सरकार के पास ये सबसे बड़ा बहाना होता है कि ये क्षेत्र घाटे में जा रहा है, इसको निजी क्षेत्र में दे दो। तो जी, हम हम एक तरफ तो निजीकरण का विरोध कर रहे हैं और एक तरफ कहीं न कहीं अनजाने में निजीकरण का सपोर्ट कर रहे हैं। हुँ, तो हुँ, एक तो ये भी हो जाएगी। ये मैं जो बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि केवल यही एक फैक्टर है, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। दूसरा जी, फैक्टर कि 15 लाख करोड़ रुपए एनपीएस में ऑलरेडी जमा है, 15 जी, लाख करोड़ रुपए जी, और वो यूनिट्स की वैल्यू के रूप में 1 यूनिट की कीमत है आज की डेट में तकरीबन 42 से 44 रुपए के बीच में। जी, यानी कि जी, वो पैसा शेयर मार्केट में है कहीं न कहीं। अब ठीक है, मान लीजिए हमने इसको स्क्रैप करके खत्म किया, हुँ, क्योंकि हूबहू का मतलब है कि पहले स्क्रैप कर दो। तो जैसे हुँ, हम स्क्रैप करेंगे तो एलआईसी, यूटीआई और एसबीआई के शेयर हमें पता है कहाँ जाएँगे। ये जी, 44 रुपए से घट करके ये 15 रुपए पे आके टिकेंगे भाई साहब। जी, और बड़ा यानी बवाल कि होगा, हाँ, यानी कि जो 15 लाख करोड़ है, ये 5 लाख करोड़ भी नहीं रह जाएगा। उस स्थिति में पैसा किसका डूबेगा? हमारे ही लोगों का तो डूबेगा। सरकार एग्ज़ैक्टली, 18 महीने का डीए नहीं दे रही, 2 साल हो गया है। हम लोग लड़ रहे हैं, डीए का एरियर। तो कहीं किसी ये दूसरी कोविड के मुसीबत टाइम में वाला ना ना फँस मंजीत जी? जाएँ। कोविड टाइम्स वाला ना सॉरी? 18 महीने का एरियर वाला? जी, कोविड 18 टाइम्स महीने वाला ना? कोविड पैंडेमिक का। तो हुँ, 18 महीने का जो सरकार डीए जबकि नहीं उस दे समय रही तो है। कहा गया था कि कोरोना वॉरियर हैं आप लोग। जी, 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 यही बात मैं कहना चाहता हूँ। सरकारें जितनी भी आती हैं, मैं ये कहूँगा इनके लिए सबसे आसान
मेमना कर्मचारी होता है, उसकी का गला काट देते हैं ये लोग। हुँ, हुँ। ज़रूरत पड़ गई कोई ऐसी अभी कोई क्राइसिस आ गई या कभी कोई कोई वार छिड़ गया या कहीं कुछ भी कोई कहीं बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप आ गया, तो 1 दिन की सैलरी, 2 दिन की सैलरी सरकार के लिए सबसे आसान है। अच्छा हम लोग सरकारी कर्मचारी क्या है ना वो वॉरियर होता है, देश के लिए सबसे पहले खड़ा भी होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्या है जी। कि उसकी सैलरी से पैसा काट लेना, उसकी सैलरी से प्राइम मिनिस्टर केयर में पैसा डलवा लेना, ये सब हुँ, बड़े मतलब आसान से हथकंडे हैं एक तरीके से आप कह सकते हैं, सरकारें इनको जी, इस्तेमाल करती हैं। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि हमें ओपीएस चाहिए, जी। लेकिन सिस्टमैटिकली चाहिए। वो सिस्टमैटिकली मिलेगी तो आसान है ओपीएस लेना। कहीं हम ओपीएस तो ले लें और हमारा पैसा फँस जाए जैसे राजस्थान का 40,000 करोड़ फँसा हुआ है। हुँ, हुँ, अब हुँ। समझिए 2 साल होने वाले हैं अशोक गहलोत जी को पुरानी पेंशन बहाल किए हुए। छत्तीसगढ़ में जी, 2 साल होने वाले हैं, लोगों का हज़ारों करोड़ रुपए फँसा हुआ है। हिमाचल रोज़-रोज़ बोलता है मेरा पैसा दो, उसका पैसा फँस जी। गया। अब जिस कर्मचारी हुँ, का 10 लाख था, 15 लाख रुपए आया था, हुँ, 15 हुँ। लाख रुपए एनपीएस में वो भी फँस जाएगा। तो हम किसी नई मुसीबत को नहीं सामने लेना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। देखिए, जी। ओपीएस मिल सकती है एनपीएस से भी। एनपीएस में 2 बदलाव और एनपीएस अपने आप में ओपीएस बन जाएगी। बहुत आसान वो है, कौन से बहुत 2-2 मुश्किल बदलाव हैं नहीं है। सर? मैं बताता हूँ। देखिए, जी, एनपीएस में जो हमारा पैसा कटता है 10%, ठीक है। उसपे आज तक का रिकॉर्ड है, कभी भी 9-10% से रिटर्न कम नहीं रहा है। कभी ठीक कम है। नहीं, खराब से खराब हालात में भी हुँ, कोविड पैंडेमिक में भी वो 12 साढ़े 12% रिटर्न मिला है हम लोगों को। हम सरकार से ये कहते हैं, हमें केवल 7.1% की गारंटी दे दो। हमें 9% नहीं चाहिए, 10% नहीं चाहिए, 12% नहीं चाहिए। इसके ऊपर हुँ, जितना आ जाए आप अपने वाले खाते में डाल लो। तो एक ठीक। तो आपको यहाँ से बेनिफिट मिल गया 2-3% का। हुँ, जिस महीने कम रह जाए, जिस भी मतलब जो 3 महीने के 3-3 महीने पर एवरेज निकाल कर के देती है सरकार हमको रिटर्न, तो जिस जी, महीने कम रह जाए, उस महीने अपने वाले हिस्से में से हमें दे दो 7.1% और जब जी, ज़्यादा जी, है तो अपने वाले हिस्से में डालो। दूसरी बात, हम 10% क्यों कटवाएँ? हम फिर 20 कटवाएँगे, 30 कटवाएँगे, 40% कटवाएँगे, हमारी हुँ। ज़्यादा जैसा बचत कि होगी। पेंशन स्कीम में जो था कि जितना बेसिक पे जैसा कि था, जीपीएफ उतना तक आप बिल्कुल, जैसा कटवा कि ले सकते हैं। जी, जैसा कि जीपीएफ में होता है। तो इससे हुँ, क्या होगा, मार्केट की लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। जहाँ 12,000 करोड़ रुपए जमा हो रहे हैं, जब लोगों को गारंटी मिल जाएगी जीपीएफ वाली, तो ये पैसा जो मार्केट में 12,000 करोड़ रुपए जा रहा है, वो 36,000 और 40,000 करोड़ चला जाएगा, जाने लग जाएगा। जी, आप समझिए जी। इससे मार्केट बूम पे आएगा। हुँ, दूसरी बात, जिसको कर्मचारी को जब भी ज़रूरत लगे, अपने वाले कंट्रीब्यूशन में से जब चाहे, जितना चाहे निकाल ले। नौकरी छोड़ दे जी। तो पूरा निकाल ले। उसको 56 हुँ, जे में हुँ, हटा दिया जाए तो पूरा पैसा दे दिया जाए। जब वो रिटायर हो जाए तो उसका वाला अंशदान ब्याज सहित पूरा वापस कर दो, खत्म बात। ना जी, 60% का झंझट, ना 40% का झंझट। हमारा पैसा हमारी जेब जी, में आ गया। दूसरा जी, बचा सरकार का पैसा, सरकार का कंट्रीब्यूशन। सरकार जी, 14% डाल रही है, बहुत अच्छी बात है। सरकार जी, 18.5 कर रही है, हम तो कह रहे हैं सरकार सब में 18.5 कर दे। एनपीएस वालों को छोड़ क्यों दिया? उसमें भी 18.5% कर दे। और जिस दिन जी, कर्मचारी रिटायर होता है, जिस भी दिन, मान लीजिए कोई जी, कर्मचारी 25 साल के बाद रिटायर हो रहा है, तो उससे ठीक ये है। पूछ ले आपको ओपीएस वाली पेंशन चाहिए या एनपीएस वाली पेंशन चाहिए? अगर वो जी, ओपीएस वाली पेंशन लेना चाहता है, उसको ओपीएस वाली पेंशन दे दो और आपने जो 25 साल तक कंट्रीब्यूशन दिया, ब्याज सहित एकमुश्त अपनी जेब में रख लो। जबकि ये जी, पहले पैसा सरकार को वापस नहीं जा रहा था एनपीएस में, ठीक कर्मचारी है। को मिल रहा जी, था एन्युटी के रूप में या फिर ठीक। कंपनी को मिल रहा था एन्युटी के रूप में। लेकिन हम ये कह जी, रहे हैं ये पैसा एकमुश्त सरकार के पास चला जाएगा। अब अगर जी, उसके राज्य में 25 साल की नौकरी के बाद 50% की गारंटी थी, तो उसको 50% की गारंटी मिल जाएगी। अगर उसके जी, राज्य में 20 साल की नौकरी के बाद 50% की गारंटी थी, तो 20 साल में मिल जाएगी। कहने का जी, मतलब जो नियम जिस राज्य में था, उसी नियम के हिसाब से पुरानी पेंशन उसको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। एक जी। फ़ायदा भी है सरकार को और फ़ायदा है। पुरानी हुँ, हुँ। पेंशन में क्या था कि मान लीजिए किसी कर्मचारी को 10,000 रुपए पेंशन मिल रही है, वो मर गया, जी, जी, उसकी डेथ हो गई, तो उसकी फैमिली को केवल 60% यानी 6,000 पेंशन मिलती। तो भाई जी, ऐसा कर दोगे तो आपको ये भी बेनिफिट है। आपके पास जो फंड वापस आया, उससे आपने पेंशन देनी शुरू की, ओपीएस के जी। बराबर। जिस दिन हुँ, वो हुँ। नहीं रह जाएगा, उसके परिवार को तो आपको 60% ही देनी है, एकदम से कम हो जाएगी पेंशन, तो वो आपका जी, फंड बढ़ जाएगा। तो मेरा ये जी, कहना है और ये इस तरह से पुरानी पेंशन हूबहू ही मिलेगा। नाम भले ही उसका ओपीएस ना हो, लेकिन हूबहू ही पुरानी पेंशन वापस हो जाएगी।
जी, और मैं फिर कह रहा हूँ, सरकार इस ट्रैक पे आई है, भले ही उसने ये कहा है कि 25 साल की उम्र में फुल पेंशन देगी। उसके पास ये प्रॉब्लम है कि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग कानून है। तो उसने क्या किया, 20 साल भी नहीं रखा, 30 साल भी नहीं किया, हुँ, बीच में आ गई 25 साल कर दिया। लेकिन इस 25 साल को करने से तमाम सारे कर्मचारी क्राइटेरिया में नहीं आएँगे। लेकिन जैसे जी, पंजाब में ऑलरेडी 25 साल है, तो वो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ तो ओपीएस में भी 25 साल ही जी, जी, है ना? जी, राजस्थान में जी, 25 साल ऑलरेडी है, तो वो इसका विरोध नहीं करेंगे 25 साल वाले क्राइटेरिया जी, का। लेकिन सेंट्रल जी, गवर्नमेंट में तो 10 ही साल था, तो उनका तो जी, नुकसान हो गया, उनको तो 15 साल एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करनी ही पड़ेगी। जी, तो ये चीज़ है, तो इसका हल निकलेगा, सरकार को भी पॉज़िटिव होना पड़ेगा और जी, हमारे लोगों को भी पॉज़िटिव सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम ये नहीं सोच सकते कि जब सरकार बदल जाएगी तभी पेंशन मिलेगी। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सरकार बदलेगी या नहीं बदलेगी। तो जो भी जी, सत्ता में है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कौन-सी पार्टी है, हम सत्ता में जो भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिमांड कर रहे हैं, हम किसी पार्टी से नहीं माँग रहे पुरानी पेंशन। जी, हम जी, गवर्नमेंट जी। ऑफ इंडिया से माँगते हैं। जी। जी, जी, मंजीत बाबू, अब अगला प्रश्न मेरे है अर्धसैनिक बलों को लेकर। कहा जा रहा है जी। कि पूरे देश से अर्धसैनिक बलों के आपके पास फ़ोन आते हैं जिसमें वो नौकरी के हालात को बयाँ करते हैं। कहते हैं कि मैं जी। -15 डिग्री में ड्यूटी कर रहा हूँ, पानी में खड़े होकर घंटों ड्यूटी कर रहा हूँ। जब देश सुरक्षित रहता है तो उसमें मेरा बहुत बड़ा योगदान रहता है। सबसे पहले सरकार उन्हें तत्काल प्रभाव से 20 साल की नौकरी के बाद ही वीआरएस पर ओपीएस वाली पेंशन देना शुरू कर जी। राष्ट्रवादी कदम उठाए। ये बहुत जी। संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। उनके लिए एनपीएस सांपनाथ है और यूपीएस नागनाथ। ये क्या है मामला मंजीत जी? जी, जी। देखिए देखिए विशाल सर, कि आप ऐसे समझिए कि हम शिक्षक हैं, हमारी जी, परिस्थितियाँ बहुत सामान्य हैं, उनके मुकाबले। वो लोग बाढ़ आ जाती है तो वही लगा दिए जाते हैं। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि बाढ़ आते समय कितने बीएसएफ के, कितने आईटीबीपी वाले और कितने सीआरपीएफ वालों को चोटें लगी हैं। कितनों के पैर टूट गए, कितनों के हाथ टूट गए, कितनों की आँख फूट गई। ये न्यूज़ में नहीं आता है। ये न्यूज़ में आता है कि बीएसएफ के दल ने 50 लोगों को रस्सा डाल कर के बचाया, ऐसे जान की बाजी लगा कर के बचाया। हम केवल बचाने वाले की तरफ फ़ोकस होते हैं, जो जिसकी जान बचाई गई है। ये लोग इतनी कठिन नौकरी करते हैं, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि इनकी 20 साल की नौकरी और हमारी 30-40 साल की नौकरी बराबर है। इतनी जी, कठिन परिस्थितियों में मुझे फ़ोन आते हैं तो बोलते हैं वो -15 डिग्री में काम कर रहे हैं और जब नीचे उतर के आते हैं 14 घंटे के बाद, तब फ़ोन काम करते हैं, तब वो मुझे फ़ोन करते हैं रात में। कोई मुझे 2 बजे फ़ोन करता है जब उसकी ड्यूटी फ्री होती है। कोई सुबह-सुबह 4 बजे फ़ोन कर देता है, तो बोलता है सर कि हम अभी 3 घंटे के लिए आए हुए हैं, इसके बाद हम आपसे बात नहीं कर पाएँगे क्योंकि हमारी ड्यूटी शुरू हो जाएगी। तो वो इतनी विषम परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, उनको 20 साल के बाद वीआरएस मिल जाती थी और वो लोग अपना वीआरएस लेकर के घर में कुछ अपना रोज़गार कर लेते थे या किसी और नौकरी की तैयारी कर लेते थे और हकीकत भी 18 साल में आदमी आएगा तो 20 साल का मतलब 38-40 साल तक वो उसकी जो बॉडी की जो एफिशिएंसी रहती है वो ज़्यादा रहती है। 36-38 साल के बाद आदमी ढलान पे शुरू हो जाता है, वो एफिशिएंसी नहीं रह जाती जो एक यंग आदमी में होती है। तो वो जी, उसके लायक कैपेबल भी नहीं रह जाएगा, तो उसको तो घर जाना ही जाना है। तो जी, ऐसे लोगों के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय है। यूपीएस नागनाथ है, जैसे एनपीएस अगर सांपनाथ था तो उनके लिए ये भी नागनाथ से कम है। कम नहीं है, जी, क्योंकि वो पूरा पैसा उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। 8-10 लाख रुपए तो टोटल होगा उनका। एक तरफ ये सोचिए कि कोई आदमी 25 साल की नौकरी में रिटायर हो जाए तो उसी दिन से पेंशन मिलेगी। और जी, माननीय वित्त सचिव जी कह रहे हैं कि अगर वो 25 साल की नौकरी के बाद वीआरएस ले ले तो उसको पेंशन 60 साल की उम्र से शुरू होगी। यानी वो 50 जी, साल का हुआ तो 10 साल इंतज़ार, मतलब एक आदमी कम दिन नौकरी करके वही पेंशन लेगा और एक आदमी ज़्यादा नौकरी करके 10 साल जी, इंतज़ार करेगा पेंशन के लिए। तो ये बहुत वैसे ही पसंद मतलब आती है। इसीलिए मैंने इसको कहा एनपीएस अगर सांपनाथ है तो यूपीएस फिर नागनाथ है। ये तो और ज़्यादा ज़हरीली है। जी, जी। मंजीत जी, कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आ रहा है कि इन वीआरएस पेंशन शुड स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ वीआरएस इन यूपीएस। ये क्या जी। एंगल है सर? वीआरएस का पेंशन स्टार्ट ये हो जो जाना मैं अभी चाहिए वीआरएस का? अभी 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 जो वित्त सचिव जी ने कहा था कि अगर हुँ, कोई आदमी वीआरएस लेता है, पहली बात तो वीआरएस उन्होंने कहा वीआरएस का क्राइटेरिया था 20 साल। अभी ठीक है। वॉलंटरी रिटायरमेंट पे क्राइटेरिया वो 25 को फॉलो करते हैं या 20 को फॉलो करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन हुँ, मान हुँ। लीजिए किसी ने 20 साल की उम्र पे वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, तो वो ये कह रहे जी, हैं कि जिस दिन वो 60 साल का होगा, उस दिन से उसको पेंशन मिलना शुरू होगी। तो 20 साल की नौकरी पूरी करने के बाद आम तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी तकरीबन-तकरीबन 45 साल का हो पाता है।
मुश्किल ठीक से है। 45 साल का, ठीक 45-46 है। इससे ऊपर नहीं, क्योंकि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयी ज़्यादातर लोग 25, 26, 27 तक नौकरी में आ ही जाते हैं। तो इस ठीक है। लिहाज से वो 45-46 साल का हो पाएगा। मान लीजिए उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, तो अब वो जी। 15 साल तक इंतज़ार करेगा पेंशन के लिए, क्योंकि उसे 15 अब सरकार ने शायद ये मान लिया है कि 15 साल तक उसको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, ना तो वो खाएगा, ना तो वो साँस लेगा, ना तो वो पानी पिएगा, ना तो वो दूध पिएगा, ना वो बिजली का बिल देगा। और तो और मुझे लगता है कि सरकार ने ये भी मान लिया है कि 15 साल तक वो मरेगा भी नहीं, क्योंकि 15 साल का अमृत का इंजेक्शन दे दिया है सरकार ने। या तो ज़रूर कोई सरकार ने ऐसी कोई टेक्नोलॉजी इजाद कर ली होगी कि उसको जी। रिटायरमेंट वाले दिन से पेंशन देंगे, जिस दिन सुपरएनुएशन होगा। तो क्या जी। मतलब मैं तो भारत सरकार से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपने ऐसा कोई इंजेक्शन विकसित कर लिया है? कोई ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है कि वीआरएस वाले दिन आप पेंशन उसको नहीं दोगे, 60 साल की उम्र पे दोगे? तो ये बहुत जी। बड़ी एनोमली है, इसको देखना पड़ेगा। कोई भी वीआरएस ले, उसे उसी दिन से उसकी पेंशन मिलना शुरू हो जाए। ये नियम ये कहता है, न्याय ये कहता है। जी। 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 अब सर, अब एक कमेंट आया है बड़ा रोचक है कि सर 8th पे कमीशन भी आना चाहिए। देखिए 2014 में 7वां वेतन आयोग आया था, 2 साल लग गए थे उसको इम्प्लीमेंट करने में, यानी 2016 में उसको इम्प्लीमेंट हुआ था 7th पे कमीशन, और अब देखिए ड्यू डेट आ गई है, 2024 हो गया, हर 10 साल में बनना होता है एक नया पे कमीशन। जी। और चूंकि जो 24 है वो अपने ढलान पर है, 4 महीने मात्र बचे हुए हैं, तो लोगों में ये भी उत्सुकता है कि अब 7th पे कमीशन तो खत्म हो गया, अब 8th पे कमीशन कब आना चाहिए सर? सर, बिल्कुल ये बहुत जायज़ माँग है और हम लोग इसकी आवाज़ उठाते रहते हैं। अभी पिछली बार भी हमने पत्र भी लिखा था सरकार को, पीएमओ में उसको जमा कराया और माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को भी दिया है कि कम से कम पे कमीशन अगर नहीं आएगा तो लोगों की सैलरी तो बढ़ेगी ही नहीं ना। महँगाई तो आसमान छू रही है और जी। नियमानुसार जब उन्होंने पे मैट्रिक्स बनाई थी, जो डॉक्टर एक्रॉइड फ़ॉर्मूला था, तब सरकार ने ये कहा था कि पहले पे कमीशन बहुत लेट हो जाते थे। अब जो पे जी। कमीशन आएगा वो 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा, वो एक कमेटी की तौर पे काम करेगा और जो पे मैट्रिक्स बनी हुई है, जो 7th कमीशन की जो पे मैट्रिक्स बनी हुई है, उसमें जी। मल्टिप्लिकेशन फैक्टर लगा है। किसी लेवल में 2.51 का मल्टिप्लिकेशन है, किसी लेवल में 2.63 का मल्टिप्लिकेशन है, किसी में 2.83 का भी मल्टिप्लिकेशन है, किसी में 2.49 का भी मल्टिप्लिकेशन फैक्टर है। तो ठीक वो है। मल्टिप्लिकेशन फैक्टर से उस पे जो टेबल है पे मैट्रिक्स है उसको जी। रिप्लेस किया जाना है। तो मुझे ओके। लगता है कि सरकार के ऊपर काफ़ी इस चीज़ का दबाव भी है और डेफ़िनेटली 2025 में हम लोग पे कमीशन का गठन करा लेंगे, चाहे जैसे भी हो। ठीक। ठीक। मंजीत जी, डॉक्टर ललित कुमार शानवरे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये कह रहे हैं जी। कि यूपीएस इतनी ही अच्छी है तो सरकार के मंत्री, सांसद, विधायकों को सबसे पहले यही ले लेनी चाहिए और दरबारी रिटायर्ड मठाधीशों को ओपीएस छोड़ यूपीएस लेनी चाहिए। ये क्या एंगल है सर? बात बात तो सही कह रहे हैं शानवारे जी, जो भी बात कह रहे हैं सही है भाई, उनको लेनी चाहिए। लेकिन हमारा मुद्दा तो सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दिलाने का है, उनकी छीनने का है, उनको दिलाने का नहीं है। हम तो बस ये कहेंगे कि कि वो जैसे हमसे लोग कहते हैं कि एमपी, एमएलए की पेंशन बंद करा दो, तो वो हमारे राइट में नहीं है कि उनकी जी। बंद कराएँ या चालू कराएँ। हमारी देखिए, मैं कहता हूँ कि भारत के जो भी सांसद बनते हैं, ये अनऑफ़िशियली बात है, लेकिन ज़्यादातर लोग कोई बहुत गरीब नहीं होते। ठीक-ठाक उनकी हस्ती होती है, जो लोग सांसद बनते हैं, ये सब जानते भी हैं। आज लाखों करोड़ों रुपए लगता है, सरकार ने खुद ही निर्धारित कर रखा है कि 25 लाख रुपए खर्च कर सकता है, जो 25 लाख 70 चुनाव में लाख, खर्च 90 करेगा, लाख। 90 लाख जो खर्च करेगा, तो आप हुँ। समझिए कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। आम हुँ, हुँ। आदमी कोई लड़ नहीं पाएगा आम आदमी सांसदी का पूरे चुनाव। साल 60 साल नौकरी कर ले, तब जाकर मिलता जी। था ओल्ड पेंशन स्कीम में 50 लाख, 60 लाख रुपया। जी, जी। तो मेरा जो कहना है कि अगर हम ये कहेंगे क्या पता है ये तो मतलब कोई सांसद अपना चला दें कि चलो हम भी पेंशन छोड़ रहे हैं, तुम भी पेंशन छोड़ दो। तो सांसद तो केवल 250 और 445 मतलब जो है इस तरीके से कितने लोग हैं? भई टोटल 600-700 लोग सांसद हैं और कुछ बाकी जो लोग सत्ता में नहीं है मान लीजिए, उनकी संख्या भी इतनी मान लो तो टोटल 1000 हैं जो जिनको पेंशन और वेतन मिल रहा है सांसदों को। हुँ, हुँ, और हमारी हुँ। संख्या 91 लाख। तो भाई वो छोड़ दें तो भी हम क्यों छोड़ दें? हमारा राइट हम थोड़ी छोड़ेंगे। हाँ, उनका जो राइट है, वो अपना राइट लेंगे। हम किसी के राइट से वंचित करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने राइट को हासिल करने की बात कर रहे हैं। मैं उनकी जी। भावनाओं की कद्र करता हूँ, शानवारे जी की भावनाओं की कद्र करता हूँ कि ठीक है, हमें नहीं मिल रहा, लेकिन हमारी फिर भी लड़ाई हमारी पेंशन की है।
जी। नेक्स्ट सवाल उनका यही है सर कि सरकार कह रही है कि यूपीएस में सरकार 18.5% अंशदान करेगी, लेकिन कर्मचारी को तो उसका 10% अंशदान भी सेवानिवृत्त होने पर नहीं मिलेगा। तो सरकार जो ये 18.5% का जो दम भर रही है, अंशदान करेगी, उसका कर्मचारी को क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो तो सरकार चाहे डाले और चाहे ना डाले, उसको गारंटी देनी है 50% की, तो ना डालती तब भी तो सरकार ही दे रही थी। और सरकार 4% उसमें 4.5% एक्स्ट्रा डालेगी, तब भी सरकार को ही देना है। पेंशन तो हम सरकार से माँग रहे हैं ना, तो अगर सरकार यूपीएस बना कर के ओपीएस बहाल करना चाह रही है, तो ऐसे भी कर सकती है। एनपीएस से भी पेंशन बहाल कर सकती है और एनपीएस को खत्म करके भी कर सकती है। तो ये तो वही बात हो गई कि आप ना डालो तब भी आप 50% दे सकते हो। डालने वाली क्या बात है? आपका पैसा है, आप डालो, ना डालो, अपने दूसरे कोष से दे दो। ये तो एक ही बात हुई। तो ये कहीं न कहीं मतलब बरगलाने की, या तो जब तक गज़ट नहीं आ जाता, क्योंकि अभी एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी थोड़े दिन पहले, उसमें उन्होंने जी, ये कहा है कि यूपीएस में भी वो एक प्रोविज़न लाने वाले हैं कि जो टोटल कॉर्पस होगा यानी 10 प्लस 18.5, ये जितना जी, भी कॉर्पस इकट्ठा होगा रिटायरमेंट पर, तो कर्मचारी को एक वो ये ऑप्शन दे सकते हैं कि 60% आप उसका भी निकाल लो और 40% पर एन्युटी बनवा लो, एनपीएस जैसा। इसको भी कर जी, सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो तब की तब देखेंगे कि क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का रुख क्या है और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का रुख क्या है, किसको बेनिफिट होता है, किसको नहीं होता है। तो वो गज़ट जी। के ऊपर है, जब तक गज़ट नहीं आ जाता तब तक कुछ कहना भी मुनासिब नहीं होगा। जी। अब मंजीत जी, अब चूँकि आपसे हमने समय लिया था 1 घंटे का, समय हो रहा है। जी। जाते-जाते शो को कॉन्क्लूड करना चाहेंगे, तो अपनी जो बात है वो प्लीज़ रखिए, उसके बाद हम लोग शो को बंद करेंगे। मैं पूरे देश के 91 लाख एनपीएस कर्मचारी या पेंशन विहीन कर्मचारी और उनके परिवारों से एक बात कहना चाहता हूँ, वो सीधी-सीधी ये बात है कि सरकार क्या नाम रखती है, एनपीएस रखती है, नरेंद्र मोदी ओल्ड पेंशन स्कीम रखती है, यूपीएस रखती है, हमें इससे कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन जैसी और जितने साल की नौकरी के बाद आपको ओपीएस मिलती थी आपके राज्य में, जो पहले प्रावधान था पुरानी पेंशन का, उन प्रावधानों को लेकर के हम इसी साल, इसी सरकार से लेकर के दिखाएँगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे कंधे से कंधा मिला कर के चलते रहिए, पेंशन तो हम लेकर के रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया मंजीत जी, आपने अपना कीमती समय लोकमत हिंदी को दिया। आगे भी थैंक पुरानी पेंशन, न्यू पेंशन स्कीम और ईपीएस को लेकर अगर कोई भी खबर आएगी, फ़ॉलो अप आएगा, आपसे ज़रूर रूबरू होंगे और उसकी बारीकियों को समझेंगे और क्या डिमांड्स है उसको भी हम लोग रखेंगे लोकमत हिंदी के इस प्लेटफ़ॉर्म पर। तब तक थैंक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। इसी तरह थैंक देश और दुनिया और बिज़नेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा-तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए लोकमत हिंदी।